फिर नेक्स्ट पार्ट से चालू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा फूड स्टोरेज इन इंडिया, राइट। तो ये हमारा PT 365 ऑफ इकोनॉमी का डे 7 है डिस्कशन का। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज के टॉपिक से, फूड स्टोरेज इन इंडिया से। तो अभी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कॉन्स्टिट्यूशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ एन इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी फॉर फैसिलिटेशन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर, राइट। तो कल हम लोगों ने कोऑपरेटिव सेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि हम लोगों ने नया एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट बनाया है। अब उसी डायरेक्शन में गवर्नमेंट जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसमें ग्रेन स्टोरेज जो है, जो अनाज स्टोर करने के जो गोदाउन्स है, उनका जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टोरेज प्लान तैयार करिए कोऑपरेटिव सेक्टर के थ्रू। तो इसमें एम क्या है, स्ट्रेंथन करना है हमें अपना फूड सिक्योरिटी, रिड्यूस करना है फूड वेस्टेज और एम्पावर करना है फार्मर्स को बाई क्रिएटिंग गोडाउन्स एंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एट प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, राइट। तो आपको पता है हमारे कंट्री के अंदर FAO के रिपोर्ट के मुताबिक 40% पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस है, ठीक है। 40% पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस मतलब जब फसल को काट लिया जाता है उसमें से जो ग्रेन्स निकाल लिए जाते हैं, राइट, उसके बाद जो लॉस है वो 40% है। तो बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है। इससे एक तो कंट्री का जो बहुत सारा खाना है वो वेस्ट हो जाता है, फूड सिक्योरिटी खतरे में आ जाती है और ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, राइट। तो ये सारे जो चैलेंजेस है उसको एड्रेस करने के लिए हम अगर अपने गोडाउन या जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ है उनको इम्प्रूव कर लेंगे तो डेफिनेटली फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं। जो बहुत सारा अनाज मंडियों के अंदर खुला पड़ा रहता है और वेस्ट हो जाता है वो भी कम होगा, और इससे फार्मर्स को भी एक बेटर आउटकम इस सेंस में मिलेगा कि गवर्नमेंट अब उनसे ज़्यादा जो फसलें हैं वो खरीद सकती है क्योंकि अब उसके पास उनको स्टोर करने की फैसिलिटी भी होगी, ठीक है। अब ये पॉसिबल कैसे होगा, तो जो लोवेस्ट लेवल है दैट इज़ अ प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़, ठीक है। तो आपको पता होगा ये बेसिकली प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ विलेज लेवल के ऊपर क्रेडिट का काम करती है, क्रेडिट देने का काम करती है, राइट। सो इट एक्ट्स एज अ 3 टियर लिंक। उसमें सबसे बॉटम टियर होता है क्रेडिट फैसिलिटी का कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर, जिसके अंदर प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ जो है सबसे निचले लेवल पे आती है, गांव के लेवल पे काम करती है ये। उसके ऊपर आपके पास डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ होती है और उसके ऊपर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होता है। तो एक 3 टियर स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ को इसमें टारगेट किया जाएगा ताकि वो कोऑपरेटिव के थ्रू जो पैसा है वो फार्मर्स को या फिर जो भी विलेज के अंदर एग्रीकल्चर या ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं उसको प्रोवाइड कर सकें और वो गांव के लेवल पे ही बन सके, ठीक है। तो याद रखना PACs आर इन्वॉल्व इन शॉर्ट टर्म लेंडिंग। और ये शॉर्ट टर्म लेंडिंग क्या होती है, तो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए हम लोग जनरली क्रॉप सीजन के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो एक क्रॉप के हिसाब से या एक सीजन के हिसाब से लोन दिया जाता है, तो इसे ही शॉर्ट टर्म लेंडिंग बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन है वो काम करेगा। और अभी ये जो प्लान है ग्रीन स्टोरेज का बनाने का कोऑपरेटिव्स के थ्रू, दिस विल एक्ट और वर्क इन पायलट प्रोजेक्ट बेसिस इन एटलीस्ट 10 सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। तो डिफरेंट स्टेट के अंदर 10 हम डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे पायलट बेसिस के ऊपर ये जो ग्रेन स्टोरेज बनाने का काम है थ्रू प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब कुछ और स्कीम्स देख लो जो हमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड पता होनी चाहिए। तो इन सब का कन्वर्जेंस किया जाएगा अंडर दिस ग्रेन स्टोरेज प्लान। तो पहला देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के अंदर है हमारे पास एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो आपको पता है इसमें मंडीज और जो पोस्ट हार्वेस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करने के लिए स्पेसिफिकली ये फंड बनाया गया था। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्कीम्स देख सकते हो जैसे एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। इसके अलावा मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड देन सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड था, बट अब ये भी पुराना हो गया, ठीक है। अब इसको आए हुए भी 2-3 साल तो हो ही चुके हैं, राइट। नेक्स्ट देखो, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज, ये क्या कर रही है, तो इन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया है, PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। या तो गाँवों के अंदर जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं जहाँ पे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोसेस करके फिर आगे बेचा जाता है, तो उन्हें फॉर्मलाइज करने की हम लोग बात करें। इसके अलावा
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, इसके थ्रू भी अगेन जो फार्मर्स हैं उनको जो भी पोस्ट हार्वेस्ट जो भी उन्हें फैसिलिटीज चाहिए उसके लिए पैसा दिया जाएगा, ठीक है, इंक्लूडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट। नेक्स्ट मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये बेसिकली एलोकेशन करती है फूड ग्रेन्स का अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। आपको पता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू हम लोग क्या क्या दे रहे हैं? हम दे रहे हैं राइस, व्हीट और कोरस ग्रेन्स, राइट। ये तीन चीज़ें जो है वो दी जा रही है। रेट क्या है इसका? 3 रुपीज़, 2 रुपीज़ और 1 रुपीज़, ठीक है। ये पता होना चाहिए। ये जो फेयर प्राइस शॉप है या जो राशन शॉप्स है उसके थ्रू नॉर्मल या जो गरीब लोग होते हैं उनको बांटा जाता है। इसके अलावा प्रोक्योरमेंट हो रहा है थ्रू मिनिमम सपोर्ट प्राइस, राइट। अभी आपको पता ही है, इस पर भी अगेन डिबेट चल रही है, ठीक है। तो ये सारी स्कीम्स रन कर रही है गवर्नमेंट और इन्हीं स्कीम्स का कन्वर्जेंस किया जाएगा ताकि फार्मर्स को बेटर आउटकम दिया जा सके, फूड सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके और जो वेस्टेज है फूड क्रॉप्स का उसे भी कम किया जा सके, ठीक है। तो आगे चलते हैं। फूड ग्रेन का मैनेजमेंट इंडिया में अगर हम बात करें तो 2 तरीके से होता है। एक तो होता है सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट, जहाँ पे जो भी सारा फूड ग्रेन होता है वो एक सेंट्रल पूल में आता है या सेंटर खुद खरीदता है थ्रू FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या स्टेट एजेंसीज जो होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जो एजेंसी होती है वो कुछ सामान खरीदती है फूड ग्रेन्स और फिर वो स्टॉक जो है FCI को दे दिया जाता है, ठीक है। तो 2 तरीके से होता है सेंट्रल प्रोक्योरमेंट सिस्टम में, या तो डायरेक्टली FCI खरीद रहा है या फिर FCI के बिहाफ पे स्टेट गवर्नमेंट खरीद के फिर FCI को दे रही है, राइट। तो ये तो हो गया सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट। फिर दूसरा डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट। तो यहाँ पे कुछ स्टेट गवर्नमेंट अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल करके फार्मर से परचेज करती हैं कमोडिटीज़ और फिर उसे ओपन मार्केट में बेचती हैं, ठीक है। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जैसे ही प्रोक्योरमेंट होता है तो ज़्यादातर प्रोक्योरमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है बिकॉज उसका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को इम्प्लीमेंट करना, राइट। सो FCI से परचेज करेगा, FCI से वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के पास आएगा, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से वो फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा फॉर प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड बल्क अलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट के थ्रू FCI ने लिया और फिर FCI के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट्स को वापस जाएगा ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सके टू द नीडी पीपल, राइट। तो इसमें ये याद रखना जो ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की जो ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी की सारी स्टेट के पास है। स्टेट को पहले तो आइडेंटिफाई करने कौन कौन बेनिफिशियरीज होंगे, फिर उनको राशन कार्ड्स प्रोवाइड करने हैं, फिर सुपरविजन करना है फेयर प्राइस शॉप्स का जिन्हें हम राशन शॉप्स के भी नाम से जानते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये बेसिकली जो ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट के पास आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे इस ग्राफ में देख लो थोड़ा सा, एक आपको इंपॉर्टेंट डिटेल इसमें पता लगेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये लाइट पर्पल कलर है दैट स्टैंड्स फॉर पल्सेस, और ये वाला जो कलर है दैट स्टैंड्स फॉर ऑयल। तो आप देख सकते हो ऑयल का जो प्रोडक्शन है इंडिया में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द पल्सेस, राइट। ये वाला चीज़ आप फिगर आउट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट द फूड स्टोरेज प्लान दैट इज़ वर्किंग या दैट इज़ बीइंग लॉन्च्ड इनटू इंडिया थ्रू द कोऑपरेटिव सेक्टर, राइट। इस पार्ट में कोई डाउट है किसी को? ठीक है, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, मैनेजिंग फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो यहाँ पे अभी एक इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलेशन, उन्होंने ऐसा बोला कि हम लोगों ने जब इंडिया के अंदर से या इंडिया से जो सीरियल्स का एक्सपोर्ट था, जो ग्रेन्स का एक्सपोर्ट था, वो जब हम लोगों ने बैन किया तो उससे फार्मर्स को एटलीस्ट 45,000 करोड़ का नुकसान हुआ, राइट। तो ये तो इस इंस्टीट्यूट का कहना है, एक्चुअली में ये फार्मर्स को लॉस नहीं हुआ, ये तो जो बीच के मिडलमैन हैं उनको लॉस हुआ है, राइट। फार्मर्स बेचारे कहाँ एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, राइट। सारा तो मेन जो है इसमें पैसा वो मिडिल मैन ले जाते हैं, तो उनको लॉस जो हुआ वो मिडिल मैन को हुआ है, ना कि फार्मर्स को, ठीक है। बट एनीवेज इनका रिपोर्ट था, तो ठीक है। अब आपको पता है ये हम लोगों ने बैन क्यों किया था? बिकॉज यू नो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, ठीक है। रशिया यूक्रेन वॉर के चलते क्या हुआ, ये जो रीजन है दिस इज कॉल्ड द वीट बाउल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 25% जो एक्सपोर्ट है वीट का इन दोनों रीजन से आ रहा था। अब इन दोनों रीजन में वॉर हो गया तो कहीं ना कहीं जो वीट की शॉर्टेज हो गई थी मार्केट में, और इंडिया में सरप्लस हमारे पास पड़ा ही है, लेकिन जो पब्लिक है, जो पब्लिक के पास या जो गवर्नमेंट के पास जो स्टॉक है FCI के अंडर, वो गवर्नमेंट बेच नहीं सकती। रीज़न क्या है? WTO के रेस्ट्रिक्शंस है, राइट। हम पब्लिक यूटिलिटी में से उन ग्रेन्स को बेच नहीं सकते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट ने कम दाम में या मार्केट डिस्टॉर्टिंग पॉलिसीज़ का इस्तेमाल के करके खरीदे हैं,
केवल जो फ्री मार्केट से खरीदे गए हैं व्हीट ग्रेन्स उन्हें ही एक्सपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, एक तो ये दिक्कत हो गया, लेकिन गवर्नमेंट ने उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। रीज़न क्या था, गवर्नमेंट को लगा कि अगर हम जो मिडिल मैन है इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करने लगे व्हीट ग्रेन्स को फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे उनका रेट थोड़ा अच्छा मिल रहा है, तो इससे इंडिया के अंदर फूड सिक्योरिटी पे खतरा आ जाएगा, जिससे फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो उस फूड इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया ऑन एक्सपोर्ट ऑफ फूड कमोडिटीज़। और ये लगाया कैसे जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, ये सब फूड कमोडिटीज़ इंडिया में असेंशियल सर्विसेज एक्ट के अंदर आती है। ठीक है, कल हम लोगों ने फर्टिलाइजर के बारे में भी देखा था, वो भी असेंशियल सर्विसेज एक्ट के अंदर आ जाता है, राइट, सॉरी असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर आ जाता है। सर्विसेज तो वो डॉक्टर और रेलवे कर्मचारी ये सब आते हैं सर्विसेज में, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट कर्ब कर सकती है इनका भी मूवमेंट, फूड ग्रेन्स और बाकी एसेंशियल कमोडिटीज़ का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन कैसे मेजर किया जाता है। राइट, तो हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है WPI और एक होता है CPI। ठीक है, WPI स्टैंड फॉर होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो कि एक होलसेल लेवल पे प्राइसेस का कैसे, कमोडिटीज़ का जो प्राइस है कैसे चेंज हो रहा है उसको मेजर करता है। तो जो याद रखना, होलसेल प्राइस इंडेक्स इज फॉर प्रोड्यूसर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर्स के लिए होता है। वाइल द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, नाम से पता लग रहा है कंज्यूमर की बात हो रहा है, तो इट बेसिकली कैलकुलेट्स इन्फ्लेशन एट द रिटेल लेवल या कंज्यूमर लेवल। राइट, एक तो ये डिफरेंस है। WPI प्रोड्यूसर का लेवल की तरफ से दिखाता है क्या इन्फ्लेशन है, CPI जो है कंज्यूमर की तरफ से इन्फ्लेशन को दिखाता है। नेक्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें तो WPI कंसीडर्स प्राइस चेंज ऑफ गुड्स ओनली, इसमें सर्विसेज नहीं देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये याद रखना, WPI में केवल गुड्स का जो प्राइस फ्लक्चुएशन है उसको मेजर करते हैं, वाइल इन CPI हम लोग गुड्स और सर्विसेज दोनों चीज़ों को बेसिकली कैलकुलेट करते हैं उनका प्राइस फ्लक्चुएशन। नेक्स्ट, WPI गिव्स मोर वेटेज टू मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वेराज CPI गिव्स मोर वेटेज टू द फूड आइटम्स। ठीक है, तो ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है, WPI में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं और CPI में जो फूड आइटम्स हैं उनको ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। नेक्स्ट, कौन निकालता है, इस पे भी डिफरेंस है। WPI जो है इट इज़ रिलीज बाय द इकोनॉमिक एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है, और CPI कौन निकालता है, दिस इज बेसिकली रिलीज बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। राइट, तो ये बॉडीज़ हैं जो कि CPI और WPI को निकालते हैं रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ दो तीन टर्म्स और होती हैं, तो आप लोग बताना, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है और कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में, नहीं बड़ी। Headline inflation is it includes food and fuel. Core inflation में वो नहीं रहता। करेक्ट, तो इसमें फूड और फ्यूल होता है, एंड दोनों ये जो कमोडिटीज़ है बीइंग वेरी वॉलेटाइल, इसलिए हेडलाइन इन्फ्लेशन बहुत बार जंप कर जाता है, लेकिन कोर इन्फ्लेशन में फ्यूल और फूड नहीं होता। ठीक है, नो फूड एंड फ्यूल, ये एक एडिशनल डिटेल थी जो पता होनी चाहिए थी। राइट, बाकी ये फैक्ट्स, क्या नंबर चेंज हुआ कितना चेंज हुआ, इट्स नॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू अस। राइट, थोड़ा सा बस ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ये पता होना चाहिए क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि इंडिया में फूड इन्फ्लेशन को अफेक्ट करते हैं। एक तो इंडिया में मानसून एक सबसे बड़ा रीज़न रहता है जिसके कारण फूड कमोडिटीज़ का जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, तो आपको पता है इनफैक्ट इंडिया का जो इकोनॉमी है इट्स कॉल्ड द गैम्बल ऑफ मानसून, है ना। गैम्बल ऑफ मानसून बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी को, क्योंकि अगर मानसून अच्छा हुआ तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। ठीक है, और उससे फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा, बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ को भी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर मानसून अच्छा नहीं हुआ तो बाकी सब इंडस्ट्रीज़ के लिए तो दिक्कत हो ही जाती है, साथ में फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ग्लोबल कमोडिटीज़ का प्राइस क्या चल रहा है, क्रूड ऑयल वगैरह का जो प्राइस चलता है वो हमारे कंट्री के अंदर, क्योंकि जो डीजल्स है, राइट, जितने भी मूवमेंट है इन फूड कमोडिटीज़ का, दैट इज़ डन बाय ट्रक्स जो कि डीजल पे चलते हैं। तो अगर डीजल का रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कमोडिटीज़ का भी रेट बढ़ेगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसे हैं, MSP वगैरह कैसे चल रहा है, उससे भी डिपेंड करता है कि हमें जो फूड आइटम्स है वो किस प्राइस पे मिलेंगे। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी, राइट, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन का कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन पे भी डिपेंड करता है, एग्री ट्रेड एंड एग्री प्राइसेस। एंड लास्टली, आउटब्रेक ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस दैट कैन अफेक्ट क्रॉप यील्ड्स एंड प्राइसेस। ठीक है, तो ये तो हो गया
कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती है इंडिया के अंदर फूड इन्फ्लेशन को। अब बात करते हैं फूड इन्फ्लेशन का जो प्राइस मॉनिटरिंग है वो कैसे किया जाता है। तो उसके लिए हमारे पास एक प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन है, प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। और कौन सी मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर हमारे पास ये प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन आता है और ये मेजर करता है या मॉनिटर करता है प्राइसेस ऑफ सेलेक्टेड एसेंशियल कमोडिटीज। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इट एनालाइजेज द प्राइस सिचुएशन एंड गिव्स एडवांस फीडबैक फॉर टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर्स। तो कभी भी कोई प्राइस फ्लक्चुएशन हो जाता है तो उसको पहले से ही रीड करके उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेने हैं गवर्नमेंट को या एजेंसीज को, वो कहीं ना कहीं एडवांस फीडबैक के तौर पे बता देता है, राइट। तो इससे क्या होता है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती है वो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम्स को चला सकती है टू प्रोवाइड टेम्प्रेरी रिलीफ। जैसे अभी आपको पता होगा टमाटर जो था उसका रेट बढ़ गया था, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना चालू किया थ्रू डिफरेंट चैनल्स, राइट। अपने अपने जो भी क्या होता है, सफल करके है मदर डेयरी का, राइट, जो उससे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना चालू किया टमाटोज को एट सब्सिडाइज प्राइस, राइट। तो इस टाइप की मार्केट इंटरवेंशन स्कीम्स चलाई जा सकते हैं तो एज टू इंश्योर कि जो कंज्यूमर है उसे ज़्यादा पैसा पे ना करना पड़े फॉर दोज कमोडिटीज़, राइट। अब सेंटर टारगेट क्या करता है, अराउंड 750 प्राइमरी सॉरी 750 प्राइस मॉनिटरिंग जो कमिटीज़ है, वन इन ईच डिस्ट्रिक्ट टू मॉनिटर द प्राइसेस ऑफ 22 एसेंशियल कमोडिटीज़। ठीक है, तो कंट्री के अंदर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं अराउंड 750 के आसपास डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उनके अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जो है प्राइस मॉनिटरिंग हमारे पास ये कमेटी रहेगी जो कि 22 एसेंशियल फूड कमोडिटीज़ का प्राइस मेजर करेगी और उसके हिसाब से जो भी इंटेलिजेंस आएगा, जो भी फीडबैक आएगा वो गवर्नमेंट एजेंसीज को देगी ताकि वो उसके हिसाब से अगर कभी प्रिवेंटिव मेजर कोई लेना है तो ले सकती हैं, राइट। अब यहाँ पे देख लो कौन कौन सी कमोडिटी मेजर करते हैं। फूड ग्रेन्स के अंदर राइस, व्हीट, आटा, पल्सेस में ग्राम, तूर, उड़द, मूंग, मसूर। एडिबल ऑयल्स में देख सकते हो ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, वनस्पति, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, पाम ऑयल। फिर वेजिटेबल्स में हमारे पास टॉप आता है, टॉप मतलब टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, और इसके अलावा अदर आइटम्स है जैसे शुगर, गुड़, मिल्क, टी एंड सॉल्ट। तो ये 22 कमोडिटीज़ है जिसको हम लोग मेजर करते हैं थ्रू दिस प्राइस मॉनिटरिंग कमिटीज़। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, इसके बारे में मैंने बताया था कि कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, कहीं फूड की शॉर्टेज हो जाती है या फिर लेट्स से प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सॉर्बिएंट राइज हो गया, तो वहाँ पे गवर्नमेंट एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर रेगुलेट कर सकती है प्राइसेस ऑफ दीज, या उनका स्टोरेज या उनका ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड सब कुछ रेगुलेट कर सकती है गवर्नमेंट, राइट। फॉर दैट रीज़न प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर रिलेटेड एस्पेक्ट्स में आने से डरते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि अगर कोई प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ तो गवर्नमेंट एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को। ठीक है, सो ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, अदर मेजर्स टू मैनेज फूड इन्फ्लेशन, और क्या क्या स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने। एक है ऑपरेशन ग्रीन। तो ऑपरेशन ग्रीन इज लॉन्च ऑन द लाइन ऑफ ऑपरेशन फ्लड टू प्रमोट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO, processing facilities, price stabilization and market intelligence to prevent localized glut। localized glut मतलब ये हो सकता है कि किसी एरिया जैसे दिल्ली के अंदर हो सकता है टमाटो की शॉर्टेज होगी, लेकिन हरियाणा, यूपी, राजस्थान इन सब में बहुत एम्पल अमाउंट अवेलेबल है उन कमोडिटीज़ का। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ये जो एक लोकलाइज एरिया में ये जो डिफिशियंसी हो रही है ऑफ द सप्लाई उसको ओवरकम कर सकती है बाय सप्लाइंग टमाटोज फ्रॉम डिफरेंट एरियाज टू दिल्ली। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए ऑपरेशन ग्रीन किसके बारे में है। बेसिकली अगर कहीं पे लोकलाइज ग्लट हो जाता है या फिर लोकलाइज डेफिशिएंसी हो जाती है सप्लाई की और फूड कमोडिटीज़, तो उसको गवर्नमेंट टैकल कर सकती है। ठीक है, अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा ऑपरेशन फ्लड क्या है, व्हाट इज ऑपरेशन फ्लड, पता है किसी को? ये मिल्क प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए। करेक्ट, तो मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम लोगों ने ऑपरेशन फ्लड या वाइट रेवोल्यूशन जो था वो लेके आए थे। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। So the intervention aims to regulate volatility through procurement of selected produce, maintenance of buffer stock and regulated release in the market। क्या, तो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड से अगेन ये इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट के कुछ कमोडिटीज़ को
खरीद लेती है मार्केट से जब ऐसा लगता है कि उनका जो प्राइस है बहुत एग्जॉर्बियंट हो गया है, मतलब बहुत तेज़ी से राइज हो गया है, तो उन सबको अपने तरफ से फंडिंग डाल के उसका जो प्राइस है उसको सेटल डाउन करने की कोशिश करती है। अगेन वही टमाटर वाला एग्जांपल है कि सपोज टमाटर टमाटर जो है वो 80 रुपीज़ किलो मिल रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, सीधा परचेज कर लेती है फार्मर से और फिर उसे जो डायरेक्ट कंज्यूमर्स हैं उनको सप्लाई कर देती है ताकि जो प्राइस है वो स्टेबलाइज हो जाए। जनरली क्या होता है, इसमें ब्लैक मार्केटिंग भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, कुछ लोग होर्डिंग करके बैठ जाते हैं टमाटर की और फिर बाकी जब मार्केट में नहीं मिलता लोगों को तो फिर उसका प्राइस राइज करने लगता है। तो ऐसे में अगर मार्केट गवर्नमेंट जो है उसमें इंटरवीन कर लेती है और इस एग्जॉर्बियंट प्राइस को रोक लेती है तो ऑटोमेटिक जो होर्डर्स हैं या जो ब्लैक मार्केटर्स हैं उनको भी स्टॉक रिलीज करना पड़ता है, बिकॉज टमाटर को ज़्यादा दिन तक वो भी नहीं स्टोर कर सकते, अदरवाइज वो पेरिश कर जाएगा। राइट। इसके अलावा एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, जैसे अभी रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान लगाया था। इसके अलावा डायरेक्ट सपोर्ट कर सकते हैं फार्मर को, या फिर सप्लाई साइड मेजर्स भी ले सकते हैं जहाँ पे हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें, प्रमोटिंग डाइवर्सिफिकेशन अमंग अदर थिंग्स। ठीक है, तो ये कुछ मेजर है टू टैकल द फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया। राइट। इतने पार्ट में कोई डाउट या कोई एडिशन है किसी का? सीपीआई का बेस ईयर क्या है? इसका सीपीआई सीपीआई पीपीआई का बेस ईयर 11-12 हाँ 11 और सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स का 2016 हाँ 2016। तो याद रख लेना, सीपीआई ओवरऑल जो है वो 2011 है और सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर जो है वो 2016 है। तो ये चीज़ें भी इंटरेस्टिंग है, पूछ लेते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो एक्वाकल्चर, तो एक तो डिफरेंस पता होना चाहिए, एक्वाकल्चर जब हम बात करें और पिसीकल्चर जब बात करें तो क्या डिफरेंस होता है, पता है किसी को? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्वाकल्चर एंड पिसीकल्चर? एक्वाकल्चर पूरे मतलब मेराइन बेस्ड जो भी है, पिसीकल्चर सिर्फ फिश के लिए है। राइट। एक्वाकल्चर मतलब सारे एक्वेट पीसी हाँ बोले पीसी कल्चर में सिर्फ फिश आती है और एक्वा में सारे एक्वाटिक एनिमल्स। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। देखो एक्वाकल्चर की हम बात करें तो इसमें सब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, फिशेस को मिलाकर, जैसे कि मोलस्क हो गया और क्रस्टेशंस हो गया। डिफरेंस पता है मोलस्क और क्रस्टेशंस में? कई बार यूपीएससी ने मोलस्क और क्रस्टेशंस के बारे में एनवायरमेंट इकोलॉजी में आर्ट में भी पूछा हुआ है। आइडिया किसी को? क्रस्टेशियंस की शेल जो होती है वो बहुत हार्ड होती है, आउटर कवरिंग हाँ करेक्ट। सॉफ्ट होते हैं। एग्जाम्पल्स कोई बता सकते हो? क्रैब्स, हाँ, टॉर्टॉइस, वो क्रस्टेशियंस है ना। टॉर्टॉइस नहीं है, टॉर्टॉइस तो यार अलग है, वो तो सॉरी सॉरी सॉरी। क्रैब बोल सकते हो, प्रॉन्स हम्म। बोल सकते हो, श्रिम्प्स बोल सकते हो। राइट। और जब मोलस्क की हम बात करते हैं तो इसमें जैसे मैम ने बोला कि सॉफ्ट बॉडीड आ जाते हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट बॉडी कौन कौन से होते हैं? जैसे स्नेल्स हो गए, है ना, उनके ऊपर भले ही एक हार्ड शेल लगा होता है लेकिन उनकी अंदर का जो बॉडी है काफ़ी सॉफ्ट है। इसके अलावा ऑक्टोपस, ठीक है, ऑक्टोपस की भी फार्मिंग होती है, जापान वगैरह में काफ़ी डेलिकेसी होती है ऑक्टोपस भी, है ना। इसके अलावा और क्या एनिमल्स होते हैं, जैसे कटल फिश हो गई और दो तीन और चीज़ें जैसे आई गेस क्लैम्स जैसे हो। एक हाँ केरला में चारू मसेल का नहीं था वो हाँ इनहिबिटेशन था, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, वो भी आ जाए। करेक्ट करेक्ट, चारू म्यूजिल या म्यूजिल। ठीक है, तो वो भी मोलस्क के कैटेगरीज में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये वाली टर्म्स ना बार बार पूछे हुए, तो यू शुड नो के डिफरेंस क्या है मोलस्क और क्रस्टेशियंस में। ठीक है, बिकॉज ज़्यादातर जो लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं उन्होंने तो देखे भी नहीं होंगे, है ना, मतलब रियल लाइफ में वैसे तो देखा होगा, लेकिन अगेन जब ज़्यादा फेस टू फेस नहीं आते तो हमें डिफरेंस भी नहीं पता होता। ठीक है, तो क्रस्टेशियंस याद रखना, हार्ड शेल, एक्सोस्केलेटन, क्रैब्स, प्रॉन्स, श्रिम्प्स एग्जाम्पल है। मॉलस्क में सॉफ्ट बॉडी होंगे, उनके ऊपर एक शेल भी हो सकता है बट ज़्यादातर में सॉफ्ट बॉडी ही मिलता है,
तो स्नेल हो गया, ऑक्टोपस हो गया, मसल्स वगैरह इसमें मोलस्क में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब एक्वाकल्चर सेक्टर की हम बात क्यों करें, बिकॉज पार्लियामेंट ने एनेक्ट किया है कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी एक्ट 2023। ठीक है, तो ये अमेंड करता है, हमारे पास ऑलरेडी एक कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी एक्ट था 2005 का, उसमें डीक्रिमिनलाइज कर दिया सर्टेन ऑफेंसेस को। तो आपको पता है गवर्नमेंट की प्रो बिजनेस पॉलिसीज चल रही हैं, और इसमें ज़्यादातर जो भी एक्ट्स थे पुराने जिसमें कोई क्रिमिनलाइजेशन था, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज किया। तो ये एक आपके लिए थंब ऑफ रूल रहेगा, आपके पास कभी भी ऐसा 50-50 का कोई मौका बन जाता है, ठीक है, जहाँ पे आपको दो ऑप्शंस में नहीं समझ में आ रहा है, तो एटलीस्ट आपके पास ये क्लैरिटी तो है कि गवर्नमेंट ने ज़्यादातर जो ऑफेंसेस हैं उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रो बिजनेस अप्रोच रहा है। ठीक है, बिजनेस वाले नहीं चाहते कि उनको जेल जाना पड़े, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई ऑफेंस होता है तो पेनल्टी दो और निकलो वहाँ से। ठीक है, तो वही सेम चीज़ गवर्नमेंट भी कर रही है, और इसलिए आपको एक एनालिटिकल गेस करने का भी आपके पास एक चांस मिल जाता है कि आपको इतना पता है कि भाई गवर्नमेंट अगर स्टेप ले रही है तो ज़्यादातर प्रो बिजनेस स्टेप ले रही है। ठीक है, दैट बीइंग सेड, थोड़ा सा इंडिया का फिशरी सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया स्टैंड्स इज नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ इनलैंड कैप्चर ऑफ फिश प्रोडक्शन। ठीक है, इनलैंड मतलब हमारा जो टेरिटोरियल एरिया है उसके अंदर हम जो फिशेस का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और उसमें हम नंबर 1 पे आ गए। सेकेंड, इन टर्म्स ऑफ एक्वाकल्चर फिश प्रोडक्शन, ठीक है, एक्वाकल्चर के थ्रू हम लोग जो फिशेस प्रोड्यूस करें उसमें सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे इन ओवरऑल फिश प्रोडक्शन, एंड फोर्थ नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ फिश एंड फिशरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो एक्सपोर्ट के टर्म्स में हम फोर्थ है, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो याद रखना, फर्स्ट है इनलैंड फिशरीज के टर्म्स में हमारी कंट्री में इनलैंड मछलियाँ जो है उसका ज़्यादा प्रोडक्शन होता है एज़ कम्पेयर टू द मरीन प्रोडक्शन। ठीक है, मरीन मतलब जो खारा समुद्र है वहाँ से जो फिशेस का प्रोडक्शन है वो थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू द इनलैंड फिश प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये तो इनलैंड हो गया, टेरिटोरियल हो गया ये वाला पार्ट, यहाँ पे जितना भी फिशेस का या एक्वाकल्चर होगा वो सारा टेरिटोरियल या इनलैंड होगा। जैसे ही समुद्र में हम चले जाते हैं तो वो मरीन पार्ट में आ जाता है, या मरीन एक्वाकल्चर। मरीन एक्वाकल्चर में आप यहाँ पे देख सकते हो बॉटम कल्चर है। तो बॉटम कल्चर में क्या होता है, बेसिकली हम कुछ सीवीड्स या फिर कुछ लाइंस बैग्स बिछा देते हैं जहाँ पे हम थोड़ा बहुत एक्वाकल्चर कर सकते हैं ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स लाइक श्रिम्प्स, है ना, या फिर सीवीड्स, ओइस्टर्स, इनकी फार्मिंग कर सकते हैं। उसके आगे नेक्स्ट है अपने पास लाइंस। ठीक है, तो ये थोड़ा और समुद्र में डीप में चला जाता है, तो यहाँ पे हम लोग म्यूजल्स, सीवीड्स और इन सब का कल्टिवेशन कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे फिर सबमर्ज हमारे पास बड़े बड़े केजेस होते हैं, नेट पैन्स होते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे पौधे होते हैं ना, धीरे धीरे पौधे बड़े होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग कुछ मछलियाँ या श्रिम्प्स या फिर प्रॉन्स की फार्मिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे वो बड़े हो जाएंगे तो इन नेट्स को ऊपर लेके ज़मीन पर लाया जाएगा और इनमें से इनको हार्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए पर्ल्स भी मिलते हैं, है ना, सिर्फ ये नहीं खाने की चीज़ें, बल्कि हम बोल सकते हैं कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है। क्लैम्प्स जो होते हैं, ठीक है, क्लैम्प्स में से पर्ल्स मिलते हैं, तो उसकी भी फार्मिंग होती है। ठीक है, आगे चलो, अब प्रोविजंस देख लेते हैं क्या क्या है इस एक्ट के प्रोविजंस। तो पहला है कोस्टल एक्वाकल्चर। तो एक्ट डिफाइंस कोस्टल एक्वाकल्चर एज रेयरिंग एंड कल्टिवेशन ऑफ एनी स्टेजेस ऑफ फिश इंक्लूडिंग क्रस्टेशियंस, mollusk, finfish, seaweed or any other aquatic life under the controlled condition either indoor or outdoor in saline or brackish water in coastal areas। ठीक है, तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन बना दी है कोस्टल एक्वाकल्चर की। चाहे आप इसमें रेयरिंग करो, मतलब किसी को बड़ा करो, मतलब उस अगर कोई छोटा ऑर्गेनिज्म है तो उसको बड़ा कर रहे हो, ठीक है, उसका कल्टिवेशन करो यानी उसको हार्नेस कर रहे हो, हार्वेस्ट कर रहे हो, चाहे फिर वो किसी भी स्टेज पे हो, उसमें फिश भी आ सकती है, उसमें क्रस्टेशियन भी आ सकता है, उसमें मोलस्क भी आ सकता है, उसमें सीवीड भी आ सकता है, या और कोई एक्वेटिक लाइफ जो कि एक कंट्रोल्ड आउटडोर या इंडोर कंडीशन में है, या वो सलाइन या ब्रैकेट्स वाटर में है, तो सभी चीज़ें जो है वो एक्वा कल्चर के अंडर, कोस्टल एक्वा कल्चर के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट, अगर इसके स्कोप की बात करें तो इट एक्सपैंड्स द स्कोप ऑफ कोस्टल aquaculture authority beyond coastal aquaculture farms to cover all verticals and activities of coastal aquaculture for sustainable development। ठीक है, तो अब बहुत कॉम्प्रिहेंसिव परव्यू हो गया है इस कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी का। मतलब
पहले जो सिंपली फार्म्स तक जो लिमिटेड थी इसका जो परव्यू था, अब इसको पूरा एक्सपेंड कर दिया गया। अब चाहे आप समुद्र के एकदम बॉटम में करो, चाहे टॉप पे करो, या और किसी वैल्यू चेन में कहीं पे भी आप एक्वाकल्चर के अंदर कोई काम करो, तो वो सब अंडर द परव्यू हो जाएगा अब जो कोस्टल कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हमारे पास CRZ है। CRZ क्या है? कोस्टल रेगुलेशन जोन्स। ठीक है, कोस्टल रेगुलेशन जोन है हमारे पास। तो आप कोई भी एक्वाकल्चर एक्टिविटी जो है कोस्टल रेगुलेशन जोन्स में नहीं कर सकते हो। इसके अलावा इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है, नो डेवलपमेंट जोन है, इन सब के अंदर आप जो है कोई भी एक्वाकल्चर की एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया कौन से एक्ट के अंदर बना है, तो बता सकता है कोई? एनी आइडिया? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। करेक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बना है। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जनरली ना हम लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एरियाज़ के आसपास देखते हैं कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया बनाने को बोला है, तो कई बार लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये शायद WPA के अंडर हो। ठीक है, तो याद रखना WPA के अंडर नहीं है, दीज आर अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, EPA एक्ट। ठीक है, ये सारी जो है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, कोस्टल रेगुलेशन जोन, ये सब EPA एक्ट 1986 के अंडर है। ठीक है, तो ऐसे लिंक करते रहना इन सब चीज़ों को। जैसे अगर हम इसे इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इकोलॉजी से ना लिंक कर सको इसे। राइट, सो ये चीज़ें ध्यान देनी है इसमें। राइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, कॉम्पोजिशन की बात करते हैं कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी की। तो द एक्ट एज रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एज मेंबर। Further, it expands the scope of the regulation by requiring any facility that is engaged in coastal aquaculture or allied activity to be regulated as coastal aquaculture unit. ठीक है, तो इस बॉडी का जो परव्यू है वो वाइड कर दिया गया, यही कहने का मतलब है। ठीक है, और अगर लेट्स से कभी आपको कोई अपील करनी है इसके डिसीजन के अगेंस्ट, तो द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑथराइज एन ऑफिसर ऑफ एटलीस्ट अंडर सेक्रेटरी लेवल टू एडजुडिकेट पेनल्टी। ठीक है, तो डायरेक्टली आप कोर्ट में नहीं जाओगे। अगर आपको कोस्टल रेगुलेशन अथॉरिटी से कोई प्रॉब्लम है, तो यू विल फर्स्ट रीच आउट टू एन ऑफिसर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी इस पर्पस के लिए, और ही शुड बी एन ऑफिसर ऑफ एटलीस्ट अंडर सेक्रेटरी लेवल। ठीक है, तो वो उन पेनल्टीज़ को एडजुडिकेट करेगा और उसके हिसाब से डिसाइड करेगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि हाँ अभी भी कोई ग्रेवरेंस है, तो फिर आप फर्दर जुडिशरी के पास जा सकते हो। ठीक है, दिस वॉज अबाउट द कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी, और ये जो उससे बना एक्ट था। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, इनलैंड फिशरीज। तो अभी बताया था इनलैंड फिशरीज क्या होता है, क्या विद इन द टेरिटरी, लैंड टेरिटरी के अंदर जो फिशरीज हो रही है उन्हें हम इनलैंड फिशरी बोलते हैं। राइट, सो अभी इंडिया ने ओवरटेक कर लिया चाइना को टू बिकम द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ इनलैंड वाटर फिशरीज। जो हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था, हम इसमें नंबर 1 बन गए हैं इन टर्म्स ऑफ इनलैंड फिशरीज, और उसमें हम लोगों ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। राइट, ये पता होना चाहिए। अब बाकी देखो, कैप्चर, कल्चर, फिशरी, ये कोई काम का नहीं है। हाँ, आपको ये काम का है कि आपको ग्राफ पता होना चाहिए। अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि इंडिया का जो इनलैंड फिश प्रोडक्शन है, हैज़ इट इंक्रीज कंसिस्टेंटली। ठीक है, आपसे ऐसा पूछे कि क्या इंडिया का जो फिश प्रोडक्शन है, इनलैंड फिश प्रोडक्शन है, हैज़ इट इंक्रीज कंसिस्टेंटली, तो आपका आंसर होना चाहिए यस। यहाँ पे आप ये ब्लू लाइन में देख सकते हो, कंसिस्टेंटली इंक्रीज करा है। ठीक है, कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि डिप आया है। वेयरएज मरीन प्रोडक्शन जो है, कुछ एरियाज में ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट स्टेबल है। ठीक है, लेकिन इसमें कोई कंसिस्टेंट वाला ऐसा चीज़ लग नहीं रहा देख के। एटलीस्ट अगर एग्जैक्टली नंबर पता हो तो अलग बात है, बाकी अभी सिर्फ देख कर तो नहीं पता लग रहा है कि कंसिस्टेंट रहा है कि कहीं पे ड्रॉप आया, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ड्रॉप है, फिर आई डोंट नो। तो बस ये पता होना चाहिए, इनलैंड जो प्रोडक्शन है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज किया है, और हमने लोगों ने ओवरटेक कर लिया मरीन प्रोडक्शन को। ठीक है, इनलैंड प्रोडक्शन ने ओवरटेक कर लिया मरीन प्रोडक्शन को। ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। बाकी इस आर्टिकल में कुछ काम का नहीं था, इन्होंने पेज भरने के लिए ज़बरदस्ती इन्फॉर्मेशन डाली हुई, नथिंग मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, दैट बीइंग सेड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द लाइफ स्टॉक सेक्टर। तो अभी डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के अंडर आता है, उन्होंने लॉन्च किया है फर्स्ट एवर क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर लाइफ स्टॉक सेक्टर। ठीक है, अब पहले तो ये चीज़ पता होना चाहिए, ये जो फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री डेयरी था,
ये पहले मिनिस्ट्री अलग नहीं थी, दिस वाज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, क्या उसी के अंदर ये एक मिनिस्ट्री थी, लेकिन एज अ डिपार्टमेंट फंक्शन कर रहा था। बाद में उस डिपार्टमेंट को अलग करके एक अलग ही मिनिस्ट्री बना दिया गया। ठीक है, अब उस मिनिस्ट्री के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी ने शुरू किया है एक क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर लाइफ स्टॉक सेक्टर। तो क्रेडिट गारंटी मतलब कोई भी जब आप लोन उठाने जाते हो ना, तो उसके अगेंस्ट कुछ कोलेटरल देना पड़ता है कि बैंक्स वगैरह को, कि ये जो आप लोन ले रहे हो ये रीपे कर पाओगे। ठीक है, तो ज़्यादातर फार्मर्स के साथ दिक्कत यही रहती है, उनके पास कोलेटरल देने को नहीं होता था। तो ऐसे में गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या करती है, गवर्नमेंट बोलती है बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कि आप लोन दे दो, इनकी गारंटी हम दे देंगे। यानी अगर ये डिफ़ॉल्ट करते हैं तो उसका जो पैसा है वो फिर गवर्नमेंट पे कर देगी। ठीक है, ये आइडिया होता है क्रेडिट गारंटी स्कीम का। तो द DAHD, which is the Department of Animal Husbandry and Dairying, has established a credit guarantee fund trust of 750 crores, which will provide credit guarantee coverage up to 25% of the credit facilities extended to MSME। ठीक है, तो जितना भी लोन प्रोवाइड किया जाएगा टू दीज MSME जो कि इन्वॉल्व है लाइफ स्टॉक सेक्टर में। अब इसमें पोल्ट्री का कोई हो सकता है, ठीक है, या और कोई लाइफ स्टॉक कोई कर रहा है, किसी का एबेटॉयर है, ठीक है, कोई बूचड़ खाना है किसी का, तो ये सब चीज़ों में अगर वो लोग काम कर रहे हैं तो उसको गवर्नमेंट 25% तक का क्रेडिट गारंटी दे देगी इस स्कीम के अंडर। और इसके लिए फंड जो बनाया गया उसका कॉर्पस कितना है, उसका कॉर्पस वैल्यू है 750 करोड़। ठीक है, ये याद रखना है। और दिस विल बी अंडर द एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, राइट। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री उसने पहले ये एक फंड बना ही रखा था, अब उसी फंड के अंदर एक नया क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट भी एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब इसके फंड के बारे में बात कर लेते हैं। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये बेसिकली अभी कुछ सालों पहले ही चालू किया गया था एज पार्ट ऑफ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम एस्टैब्लिश अंडर द आत्मनिर्भर भारत स्टिमुलस पैकेज। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत स्टिमुलस पैकेज के अंडर चालू किया गया था। तो ये इंसेंटिवाइज करता है इन्वेस्टमेंट बाय इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स, प्राइवेट कंपनीज, MSME, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेक्शन 8 कंपनीज। क्या तो आप लोगों से क्वेश्चन रहेगा, सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है? एनी आइडिया? फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। वेरी गुड। और कौन से एक्ट की बात हो रही है सेक्शन 8? कंपनीज एक्ट। करेक्ट, वेरी गुड। याद रखना जब भी सेक्शन 8 आए तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज की हम लोग बात कर रहे हैं। और कौन से एक्ट के अंदर बात कर रहे हैं? तो दिस इज अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने वहाँ पर भी डिस्कस की थी जहाँ पे हमने सोशल स्टॉक एक्सचेंज की बात की थी। अब इसमें वही डेयरी प्रोसेसिंग, मीट प्रोसेसिंग, एनिमल फीड प्लांट, ब्रीड इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी, सेटिंग अप ऑफ वेटनरी और ड्रग प्रोडक्शन फैसिलिटी, मतलब आप समझ सकते हो डेयरी या फिर लाइफ स्टॉक सेक्टर से रिलेटेड कोई भी वर्क है, उन सब वर्क्स के अंदर ये पैसा दे सकते हैं आपको। ठीक है, दैट बीइंग सेड आगे चलते हैं। और फाइनेंशियल सपोर्ट इन दिस स्कीम, तो यहाँ पे एक तो एंट्रेंस सबवेंशन दिया जाता है। ठीक है, लेट्स से आपको MSME हो, लाइफ स्टॉक सेक्टर में काम कर रहे हो, आपने लोन लिया लेट्स से 8% का अंडर दिस एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंदर आपने लोन लिया, तो इस फंड के थ्रू आपको 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। यानी आपका इफेक्टिव जो लोन रहेगा वो 5% पे रहेगा, 3% गवर्नमेंट अपनी तरफ से पे करेगी। ठीक है, नेक्स्ट, लोन्स ऑफ अप टू 90% ऑफ टोटल कॉस्ट scheduled from loans up to 90% from total project cost from scheduled banks and national cooperative development corporation। क्या तो जो लोन है उसका 90% जो है आपको, मतलब कोई भी आपको जो प्रोजेक्ट है उसका 90% लोन आपको मिल जाएगा फ्रॉम शेड्यूल कमर्शियल बैंक या फिर नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, जनरली क्या होता है, बैंक में जाओगे ना, आपको वो अगर लेट्स से 100 करोड़ रुपीज़ चाहिए, हाइपोथेटिकली मान लो 100 करोड़ रुपीज़ चाहिए, तो वो पूरा वैल्यू कभी नहीं देता है, वो उसका पार्ट ही आपको कुछ देगा। ठीक है, अनटिल अनलेस आपकी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट ना हो, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट एंड लॉस ना हो, या फिर अच्छा खासा आपके पास कोलेट्रल ना हो, तब तक आपको कभी भी पूरा अमाउंट नहीं मिलता है। ठीक है, वो उसका कुछ पार्ट ही देते हैं आपको, बाकी आपको जुटाना पड़ता है। तो ये सब डिस्क्रिपेंसी ना हो इसलिए पहले से ही बोल दिया गया 90% जो है टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट आपको इस केस में लोन के तौर पे मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। वही हम कुछ चीज़ें थ्योरी में पढ़ते हैं, बट जब ग्राउंड में देखते हैं तो बहुत डिस्क्रिपेंसी आती है। तो उस डिस्क्रिपेंसी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने पहले ही बोल दिया कि भाई 90% जो है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट वो देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लाइफ स्टॉक सेक्टर के बारे में। तो इसमें जो पशुपालन है,
है, वो सारा सेक्टर के बारे में देखते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री इज स्टेट सब्जेक्ट, ये पता होना चाहिए। तो इट मीन्स लिस्ट 2 के अंडर आता है ये। और अभी हमारा 20th लाइफ स्टॉक सेंसस हुआ था, जिसमें पता लगा हमारा जो टोटल लाइफ स्टॉक है दैट हैज़ इंक्रीज बाय 4.8%, विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, मतलब लास्ट जो 2012 में जो सेंसस हुआ था उससे हमारा जो लाइफ स्टॉक सेंसस है अभी बढ़ गया, 4.8% हो गया। अब इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ आती है, इसमें डेयरी फार्मिंग आती है, मतलब ऐसे एनिमल जिससे आप दूध वगैरह निकाल सकते हो। पोल्ट्री फार्मिंग आ गई, फिश फार्मिंग, बी कीपिंग, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आ सकती हैं, जैसे मीट हार्वेस्टिंग वगैरह हो गया। तो ये सब चीज़ें भी इसमें आ सकती हैं, राइट। और थोड़ी देर पहले अभी हम लोग बात कर रहे थे ऑपरेशन फ्लड के बारे में, तो यहाँ पे आप इन्फोग्राफिक में देख भी सकते हो। ये ऑपरेशन फ्लड या वाइट रेवोल्यूशन जो था इंडिया में लाया गया था ताकि मिल्क का प्रोडक्शन बढ़े। ठीक है, और हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, तो आपको बताना चाहिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन चालू किया था, कोई नाम बता सकता है वर्गीस कुरियन ने? अमूल। हाँ, अमूल। अभी याद भी होगा अमूल का एक सेलिब्रेशन हुआ था, आई गेस शायद कितना 50 ईयर्स वगैरह हो गया था क्या, उसका सेलिब्रेशन था क्या? I think 100 years हो गए। 100 ईयर्स हो गए। I mean इनकी बर्थ एनिवर्सरी डॉक्टर वर्गीस कुरियन, I think 100 अच्छा years अच्छा। and something। हाँ, तो अभी वो स्टेडियम में हुआ था, काफ़ी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था उसके। ठीक है, तो पता होना चाहिए अमूल इन्होंने स्टार्ट किया था। और पता भी होगा आपको गुजरात का आनंद जो है डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से चालू हुआ था, और फिर अब ऑल ओवर इंडिया में अमूल के प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। तो एक सक्सेसफुल कोऑपरेटिव मूवमेंट का भी एक अच्छा एग्जाम्पल है ये। अब थोड़ा सा बेसिक एनिमल हस्बेंड्री के स्टैटिस्टिक देख लेते हैं ये इस रिपोर्ट से, ठीक है, 20th लाइफ स्टॉक सर्वे से। तो पहला देखो मिल्क प्रोडक्शन, तो इसमें हमारा मिल्क प्रोडक्शन 22% से इंक्रीज़ हुआ है। अगर वैसे बात करें सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, तो हमारे पास उत्तर प्रदेश है, फिर राजस्थान, एमपी एंड देन गुजरात। नेक्स्ट कमोडिटी है एग। ठीक है, इसको सिल्वर रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। इसका जो स्टेटस है दैट इट हैज़ ग्रोन बाय 33%। और इसमें नंबर 1 कौन है, इसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना है। नेक्स्ट मीट प्रोडक्शन की बात करते हैं, ये पिंक रेवोल्यूशन के अंडर आता है। इसमें जो ग्रोथ है 20% से ग्रोथ रेट हुआ है, और इसमें टॉप पे कौन आता है, उत्तर प्रदेश और फिर वेस्ट बंगाल है। नेक्स्ट वूल प्रोडक्शन है, तो वूल प्रोडक्शन सरप्राइजिंगली डिक्रीज हुआ है। ठीक है, इट हैज़ डिक्रीज बाय 16.84%, राइट। तो यहाँ पे ये याद रखना कि जो राजस्थान है उसमें सबसे ज़्यादा वूल का प्रोडक्शन होता है, बिकॉज अभी भी राजस्थान में काफ़ी लार्ज अमाउंट में शीप्स हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे जम्मू कश्मीर है सेकंड नंबर। और आपको पता है यहाँ पे एक शॉल बनता है, पश्मीना शॉल। ठीक है, तो कोई बता सकता है कौन सी एनिमल से बनता है पश्मीना? चीरू। नहीं, चीरू तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है, उसे उसका नहीं बना सकते। शातू क्या? शातू नहीं नहीं, गोट। शातुश भी गोट। गोट। गोट तो है, लेकिन गोट का नाम है, ये इसी शॉल के नाम से ही गोट का नाम है, पश्मीना गोट। पश्मीना। पश्मीना। ठीक है, तो याद रखना चीरू और सहतूश जो है ना, और मैं देख ले जोन से तनाव वार्ड में। मैडम किसी का माइक ऑन है। ठीक है, तो याद रखना पश्मीना गोट जो है उससे वो पश्मीना शॉल बनता है। और कई बार ये जो नाम लिया चीरू और शहतूश का, दीज आर वाइल्ड लाइफ एनिमल प्रोटेक्टेड अंडर WPA एक्ट। ठीक है, अगर आपने बनाने में इस्तेमाल कर लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसका कोई भी सामान आप बेच नहीं सकते। कई बार क्या होता है पश्मीना शॉल्स के अंदर जब वो फॉरेंसिक जांच करते हैं तो उसमें शहतूश और इनके बाल मिलते हैं, ऐसे में उस सामान को रोक दिया जाता है ड्यू टू ऑब्लिगेशंस सर अंडर साइट्स। सॉरी, एक करेक्शन है, अभी देखा मैंने। शातुश इज द वूल obtained from chiru. It's not an antelope. That is the wool obtained from chiru. कूल है। ठीक है, तो याद रख लेना चीरू से शहतूश जो है वो मिलता है, और वो भी अगेन प्रोहिबिटेड आइटम है, बिकॉज चीरू को आप मार नहीं सकते हो क्योंकि वो एक वाइल्ड लाइफ है। ठीक है, तो कई बार ये जो पश्मीना शॉल्स होते हैं इनका इंडिया से एक्सपोर्ट इसीलिए रोक दिया जाता है, बिकॉज जो हमारी कुछ एजेंसीज़ हैं, जैसे आपको पता भी होगा एक एजेंसी है विच इज़ रिलेटेड टू WCCB, वाइल्ड लाइफ
क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, राइट। तो ये कभी कभी जो एक्सपोर्ट्स होते हैं उनके ऊपर चेक करता है कि इनके अंदर कोई रिस्ट्रिक्टेड एनिमल या फिर वाइल्ड लाइफ एनिमल के कोई पार्ट्स ना हो। कई बार ये जो पश्मीना शॉल्स आते हैं इनमें कुछ लोग जानबूझ के भी या गलती से भी शहतूश के जो बाल होते हैं वो मिल जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ पता होनी चाहिए। फिर अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब आप समझ ही सकते हो वूल का प्रोडक्शन क्यों डिक्रीज हो रहा है। रीज़न बीइंग बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स आ गए हैं, है ना। आजकल लोग पुराना जो वूल है उसके बने हुए जो स्वेटर्स होते हैं वो पहनना पसंद ही नहीं करते हैं। हमारे पास जैकेट्स आ गए हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के टेक्निकल टेक्सटाइल्स आ गए हैं, जिसके चलते वूल का डिमांड थोड़ा सा कम हो गया और इसके चलते फिर ऑटोमेटिकली इसका सप्लाई भी धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इश्यूज विद लाइफ स्टॉक सेक्टर्स। तो एक तो लो प्रोडक्टिविटी है ना, क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर इतना ज़्यादा जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है मैकेनाइज नहीं है और काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड है, राइट। नेक्स्ट शॉर्टेज ऑफ फीड एंड फॉडर। तो जो जानवर है इनको खिलाना भी पड़ता है। इंडिया के पास अगर देखा जाए तो 2.3% है लैंड एरिया, हमारा जो ज़मीनी एरिया है वो केवल वर्ल्ड का 2.3% है, लेकिन हम मेंटेन करते हैं 10.7% ऑफ द ग्लोबल लाइफ स्टॉक, ठीक है। तो ये शेयर कंपैरेटिवली लैंड के हिसाब से हमारे पास शेयर ज़्यादा है, तो हमारे पास थोड़ा फीड और फॉडर की भी कमी हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं एनिमल हेल्थ। तो एनिमल हेल्थ एक बहुत मेजर इशू है, जैसे आपको पता होगा बहुत सारे डिजीज़ फैलते हैं। एक डिजीज़ का नाम सुना होगा लंपी डिजीज़, है ना, गायों में फैली थी, कैटल्स के अंदर फैली थी। या इसके अलावा फुट एंड माउथ डिजीज़, ब्रूसेलोसिस, राइट। ये पता होना चाहिए कौन सी बैक्टीरियल है, कौन सी फंगल है या कौन सी वायरल डिजीज़ है, ठीक है। इसमें से बता सकते हो कौन कौन सी बैक्टीरियल है कौन सी वायरल है? एनी आइडिया? लंपी डिजीज वायरस है। करेक्ट। फुट एंड माउथ जो है वो भी अगेन वायरल डिजीज़ है, और ब्रूसेलोसिस जो है दैट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़, ठीक है। तो ये सारी जो दवाएं हैं, सॉरी ये सारी जो डिजीज़ हैं इनके लिए गवर्नमेंट वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रही है, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज़ में रहती हैं, तो पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें, राइट। आगे चलते हैं। दिस वॉज अबाउट द लाइफ स्टॉक सेक्टर। इतने पार्ट में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी को? एक क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री डीपीएससी के कौन से आर्टिकल में है? 48 है क्या? 47 हाँ 48 अच्छा क्वेश्चन था 8 है। क्या? नहीं वही कह रही 48 है। बाकी लोग पढ़ के आया करो यार, ऐसे तुम डीपीएसपी भी नहीं बता रहे, क्या करोगे तुम लोग? ये तो बहुत बेसिक है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, भूल जाते हैं ये वाली। तो डीपीएसपी वगैरह याद कर लेना यार, बहुत लिंकेज है। और यही एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहता है यूपीएससी का, बार बार उठा के डीपीएसपी पूछ लेगा। तो अपने जहाँ पे भी बैठे हो वहाँ पे एक नोट बना के चिपका लो पेज का, भैया ये डीपीएसपी है। हर डीपीएसपी आपको याद होना चाहिए अपने फिंगर टिप्स पे, ठीक है। कि रात को भी कोई उठा के पूछे तो आपको पता होना चाहिए, जैसे इस केस में मैडम ने पूछ लिया और 47 48 का कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है। चलो आगे चलते फिर। नेक्स्ट देखो नेशनल टर्मरिक बोर्ड। तो ये सारे जो ना नेशनल टर्मरिक बोर्ड वगैरह देखोगे ना, एक थंब रूल बता रहा हूँ, मतलब ज़्यादातर केसेस में आपको ये चीज़ ट्रू मिलेगी। इन द सेंस मोस्ट ऑफ दीज बोर्ड्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर द कमर्शियल पर्पस, मतलब वो जो भी कमोडिटी है उसका कमर्शियलाइज करने के लिए हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया है। तो ज़्यादातर आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ज़्यादातर कह रहा हूँ, इट मे नॉट ऑलवेज बी ट्रू, बट ज़्यादातर आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनका काम क्या है, जो भी कमोडिटी है उसका जो मार्केट है उसको इंक्रीज करना, उसका एक्सपोर्ट करवाना, उसका यूसेज बढ़वाना, ठीक है। सो फॉर दैट रीज़न ये सारा काम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आ जाता है। तो अब बात करते हैं नेशनल टर्मरिक बोर्ड की। टर्मरिक मतलब हल्दी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अभी एस्टैब्लिश किया है नेशनल टर्मरिक बोर्ड। कहाँ किया है? तेलंगाना के अंदर किया है, ठीक है। इसका काम क्या है? अवेयरनेस इंक्रीज करना, कंजम्पशन ऑफ टर्मरिक एंड डेवलप न्यू मार्केट इंटरनेशनली टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स, राइट। इंडिया में एक टर्मरिक की वैरायटी है जिसे जीआई टैग मिला हुआ है, कोई बता सकता है? बहुत फेमस है। और हाँ बोलो। उड़ीसा का
ओडिशा का कंदमल टर्मरिक। कंदमल स्पेलिंग देख लेना, आई थिंक शायद ऐसा ही स्पेलिंग था, कंदमल टर्मरिक। इसके अलावा ये GIAHS में भी है। GIAHS के बारे में पता है? एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से लिंक। Agricultural heritage site, geographically important agriculture heritage sites. हाँ, मतलब ग्लोबली इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट। ठीक है, तो ये भी इंडिया के अंदर 3 है ना? उसमें से एक कांडमल टर्मरिक है। इसके अलावा 2 और का नाम बता सकते हो? आइस है शायद से साइट का। आवाज़ नहीं आया, एक बार वापस रिपीट करना, क्या बोला आपने? एक बिलो सी लेवल फार्मिंग क्या है, कुटनाड समथिंग। करेक्ट, कुटनाड। बिलो सी लेवल किस चीज़ का फार्मिंग? राइस का? राइस है क्या? हाँ, राइस हाँ, है। राइस कल्टीवेशन। ठीक है, और एक और है नॉर्थ के अंदर, जाफरान या सैफरॉन। कहाँ पे? कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर का कौन सा रीजन? करेवा, याद है? अभी तो कुछ समय से Yes, न्यूज़ में sir. नहीं है, बट पहले बहुत बड़ा न्यूज़ में आया था ये। कुटानाड कहाँ है? ये केरला में है, और केरला में बिलो सी लेवल पे भी हम लोग राइस की फार्मिंग कर रहे हैं। ठीक है, और ज़ाफ़रान या सैफ़रॉन जो है कश्मीर का करेवा जो रीजन है उसके अंदर ये ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट्स हैं। तो ये एडिशनल डिटेल्स थी जो पता होनी चाहिए थी। तो आगे चलते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड की बात करते हैं। तो चेयरपर्सन जो है वो भी सिलेक्ट किए जाएंगे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ दिस बोर्ड। फिर एक सेक्रेटरी होंगे हु विल बी अपॉइंट। बोले। संजय, आई थिंक कोरापट का कुछ भी था ना, उड़ीसा वाला, वो भी गियाज में ही आता था। वो यही है, कांडमल हल्दी है। कोरापट वाला, एक कांदमल को तो पिछले साल या फिर मतलब 2 साल में वो किया है, रिकग्नाइज किया है, उससे पहले 3 थे। नहीं नहीं, ये तो GI टैग है ना, कांडमल टर्मरिक। कोरापुट तो वो जो स्टाइल है एग्रीकल्चर का उसको बोलते हैं, मतलब एरिया, या वो जहाँ पे जिस तरीके से हल्दी का जो खेती करे ना उसको कोरापुट है, जगह का नाम है शायद कोरापुट। ओके। ऑलराइट, ठीक है। अब कंपोजिशन की बात करते हैं। चेयरपर्सन होंगे सिलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर सेक्रेटरी होंगे जो कि अपॉइंट किए जाएंगे बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। फिर इसमें 4 मेंबर्स होंगे। अब 4 मेंबर्स इसमें कौन कौन होंगे? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से अपॉइंट किया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, तो आयुष और फार्मास्यूटिकल्स को क्यों डाला गया? बिकॉज हल्दी के मेडिसिनल यूसेस भी होते हैं, है ना, ये तो सभी को पता है। तो इसलिए आयुष और फार्मास्यूटिकल जो मिनिस्ट्रीज हैं उनसे भी पर्सन इसके अंदर रहेंगे। इसके अलावा कुछ मेंबर्स और आ सकते हैं नेशनल और स्टेट लेवल से, फॉर रिसर्च एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मरिक फार्मर्स एंड एक्सपोर्टर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। ज़्यादातर हल्दी इंडिया से ही दुनिया में जाती है। आई थिंक इंडिया इज़ द मेजर कंज्यूमर ऑफ टर्मरिक एंड ऑल्सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, राइट। तो इंडिया का काम है कि इसे दुनिया को खिलाना, ठीक है, ताकि दुनिया को भी पता लगेगा कि हल्दी खाओ और सेहत बनाओ मे बी, है ना। बाकी ऑब्जेक्टिव आपको पता ही है कि बेसिकली डिमांड बढ़ाना, उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, फार्मर्स को नॉलेज देना, लोगों को अवेयर करना, ये सारा काम जो है इस बोर्ड का रहेगा। ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और सर आंध्रा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। आंध्रा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ये फैक्ट याद रख लेना। आंध्र प्रदेश So लार्जेस्ट 3 GIAHS sites में कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर उड़ीसा लिखा हुआ है एक। ये बताया तो था ना अभी, मैम ने भी यही बोला ना, कोरापुट उड़ीसा GIAHS में ही है। कंदमल हल्दी कांडमल वाला हल्दी जो मतलब था। GI टैग मिला हुआ है उसे। ओके ओके सर वो कोरापुट में शायद क्या है ना कि जो केरला में जो एग्रीकल्चर होता है ना अंदर सी लेवल वाला, वही सेम ये उड़ीसा में भी कॉपी किया गया है कोरापुट में। नहीं नहीं, वहाँ तो हल्दी उगाते हैं अंडर सी लेवल केवल, क्योंकि ना राइस जो है वो स्टैंडिंग वाटर चाहिए होता है उसको।
ठीक है, मतलब एक बार इसको और देख लूँगा मैं, अगर कोई और इश्यू है तो चेक करके फिर डाल दूँगा। बाकी ये याद देख लेना, कोरापुट उड़ीसा, कुटानाड सी लेवल का है, केरला के अंदर राइस की फार्मिंग होती है। और फिर ज़ैफ़रान है कश्मीर करेवास के अंदर, सैफरन की फार्मिंग होती है। बाकी एक बार मैं ये सॉरी अभी किसी ने बोला है टर्मरिक इज द लार्जेस्ट सॉरी एपी इज द लार्जेस्ट टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट। आई थिंक वो महाराष्ट्र है, मतलब ऑनलाइन तो महाराष्ट्र ही दिखा रहा है, उसके बाद आएगा तेलंगाना प्रोडक्शन में, तो इसीलिए शायद टर्मरिक बोर्ड भी तेलंगाना में ही है ना, तो आंध्रा में नहीं है ये। चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, कुछ साइट पे वो दिख रहा है, वो भी टेक्स्ट बुक ने आंध्रा दिया है, लेकिन कुछ लेटेस्ट न्यूज के अनुसार महाराष्ट्र ही है। अब पीआईबी का जो लेटेस्ट डेटा आया है, पीआईबी बता रहा है तो ऑथेंटिक ही होगा, तो महाराष्ट्र बता रहा है। तो ये वाला मतलब चीज़ें हैं, चेंज होती रहती हैं, तो ये यू विल हैव टू कीप इन माइंड। बट सिंस क्योंकि अभी टर्मरिक बोर्ड रिसेंटली बना है, आपसे टर्मरिक के बारे में पूछ ले, ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ें जो है उसके रिलेटेड फैक्ट्स भी पता होने चाहिए। याद रख लेना, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटका है टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में। महाराष्ट्र, देन तेलंगाना, ये ऑर्डर है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन सा स्टेट ज़्यादा करता है, तो महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है अभी, ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है, और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन इस पार्ट में? आवाज़ आ रहा है सभी को? हाँ सर। ठीक है, दैट बीइंग सेड एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। टर्मरिक इज अ मॉडिफाइड स्टेम, ट्रू और फॉल्स? टर्मरिक इज अ मॉडिफाइड स्टेम, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। रूट है ना सर? रूट स्टेम मतलब दिस वाज स्टेम ट्रू। है ना? हाँ, स्टेम है, ठीक है, इट्स अ मॉडिफाइड स्टेम। पोटैटो, आलू भी जो है वो मॉडिफाइड स्टेम का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी एडिशनल डिटेल्स हैं तो अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हल्दी बन ही गया है बोर्ड, तो हल्दी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी, ठीक है। टर्मरिक इज़ अ मॉडिफाइड स्टेम, तो ज़मीन के नीचे मिलता है, ठीक है, ज़मीन में से नीचे मिलता है, तो लग सकता है कि रूट हो, बट दिस इज़ नॉट अ रूट बट अ मॉडिफाइड स्टेम जस्ट लाइक पोटैटो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो नबार्ड। तो नबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नबार्ड जो है सक्सेसफुली रेज्ड 1041 करोड़ थ्रू अ 5-year सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, ठीक है। अब ये फंड इसने रेज किया वो हमारे लिए कोई काम का नहीं है, बस आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए, एक तो पता होना चाहिए नबार्ड क्या है, दूसरा पता होना चाहिए सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड क्या है। कोई बता सकता है सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड क्या होते हैं? एनीबॉडी? ये वही ग्रीन बॉन्ड जैसा ही है, ओनली फॉर पर्टिकुलर पर्पस दीज बॉन्ड्स आर रिलीज्ड। सोशल इम्पैक्ट जो कंपनीज होती है। ठीक है, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लाए जाते हैं, जिसका मेन काम होता है एक सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करना, ठीक है। अब सोशल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, किसी एरिया में लेट्स से कोई एरिया जहाँ पे हेल्थ के जो पैरामीटर्स है काफ़ी ख़राब है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड रिलीज़ करूँगा, जिसमें मैं टारगेट लिखूँगा कि बाय द एंड ऑफ दीज बॉन्ड्स, मतलब इनकी जब मेच्योरिटी होगी, लेट्स से 5 साल की इनकी मेच्योरिटी है, तो बाय द एंड ऑफ दोज 5 years यहाँ पे जो हेल्थ आउटकम है वो इम्प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। अब कितना इम्प्रूव होगा वो भी मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो जो भी पैसा इन बॉन्ड्स के थ्रू, जो भी इन्वेस्टर पैसा डालेंगे, अगर ये हेल्थ आउटकम अचीव हो जाते हैं तो उनको फिर उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिलेगा। लेकिन लेट्स से अगर वो सोशल इम्पैक्ट के जो पैरामीटर्स थे वो नहीं रीच हुए, वो फेल कर गए, तो ऐसे में जो इन्वेस्टर है उसको कोई पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। तो याद रखना,
सोशल इम्पैक्ट लाने के लिए हम ये बॉन्ड्स लेके आते हैं। और इसमें जनरली इन्वेस्टर्स का काम केवल पैसा कमाना नहीं है, उनका काम ये भी इंश्योर करना है, मतलब ऐसा कोई इन्वेस्टर जिसे लगता है कि मेरा पैसा जो है वो सही काम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, उससे एक वर्ल्ड के अंदर चेंज आना चाहिए, तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो होते हैं फिलेंथ्रोपिक इन्वेस्टर्स, वो इन सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो नाबार्ड ने अभी ये जो पैसा उठाया, इससे एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है इन्होंने रेज कर लिया। ठीक है, अब ये सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके थ्रू गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी एंटर करती है इनटू एग्रीमेंट विद सोशल सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक एनजीओ इन्वेस्टर्स टू पे फॉर द डिलीवरी ऑफ प्री डिफाइंड सोशल आउटकम्स। ठीक है, जैसे अभी पिंपरी चिंचवाड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, महाराष्ट्र का बहुत फेमस, ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है काफ़ी फेमस हो रहा है, इसके काफ़ी अच्छे जो वर्क्स हैं वो यूएन के अंदर भी जगह जगह रेज किए जा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना, इन्होंने बेसिकली अभी MOU साइन किया विद UNDP टू को क्रिएट इंडियाज फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। ठीक है, तो याद रखना, पिंपरी चिंचवाड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहाँ की है, तो पुणे का ये जो एक डिस्ट्रिक्ट या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, राइट। तो उन्होंने इंडिया का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड रिलीज किया था विद यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नाबार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो नाबार्ड वॉज फॉर्म्ड अंडर द या थ्रू द रिकमेंडेशन ऑफ बी सेवारमन कमेटी 1982 बाय द नाबार्ड एक्ट 1981। और इससे बेसिकली इससे क्या हुआ था, जो कुछ काम RBI या कुछ और एजेंसीज कर रही थी, वो सब काम इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। जैसे कि एग्रीकल्चर क्रेडिट फंक्शन ऑफ द RBI वॉज ट्रांसफर टू द नाबार्ड। इसके अलावा रीफाइनेंस फंक्शन था ऑफ एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये इनका जो काम था, जो काम ये एजेंसीज पहले कर रहे थे, अब वो नाबार्ड ने सब्ज्यूम कर लिए उसके फॉर्मेशन के बाद। तो याद रखना, बी सेवारमन कमेटी 1982 के थ्रू नाबार्ड का फॉर्मेशन हुआ था। और क्या काम करता है, एक तो एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड करता है और दूसरा एग्रीकल्चर रीफाइनेंसिंग का काम करता है। रीफाइनेंसिंग क्या होता है, रीफाइनेंसिंग मतलब आपने किसी को लोन, नया लोन दिया सो दैट वो अपना पुराना लोन चुकता कर सके। ठीक है, उसे रीफाइनेंसिंग बोलते हैं। क्लियर। तो ये दो काम करेगा नाबार्ड। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है, और होल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये पता होना चाहिए। मेन इसका काम यही है, रूरल प्रॉस्पेरिटी और रूरल एरियाज के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन इंश्योर करना। ठीक है, तो फंक्शंस में पहला तो क्रेडिट रिलेटेड फंक्शन है, प्रोवाइड करता है रीफाइनेंसिंग एक्टिविटी टू द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन इन रूरल एरियाज। एक चीज़ ये ध्यान में रखना, नाबार्ड जो है कभी सीधा किसी इंडिविजुअल को लोन नहीं देता है। ठीक है, इंडिविजुअल को लोन नहीं देता, ये लोन किसको देता है, ये लोन देता है बैंक्स को। किस टाइप के बैंक्स को, रीजनल रूरल बैंक्स, इनको लोन प्रोवाइड करता था। और फिर ये जो रीजनल रूरल बैंक्स है, ये इंडिविजुअल को लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए। रीफाइनेंसिंग का मतलब यही है, ये बेसिकली जो बैंक्स होते हैं उनको रीफाइनेंस करता है, ना कि इंडिविजुअल्स को। इसके अलावा इंश्योर करता है क्रेडिट फ्लो फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज। इसके अलावा लोन प्रोवाइड करता है टू कोऑपरेटिव्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज, जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखी थी। ठीक है, और नॉन क्रेडिट रिलेटेड एक्टिविटीज़ में बात करें तो सपोर्ट करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एफर्ट्स ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। इसके अलावा प्रमोशन के लिए काम करता है ऑफ लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ एंड माइक्रो एंटरप्राइज, और सपोर्ट करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये तो हो गए फंक्शंस ऑफ नाबार्ड। इसके अलावा नाबार्ड ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इसने एक फंड एस्टैब्लिश किया, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, राइट। आपको पता है अगर कोई बैंक अपने PSL लेंडिंग नॉर्म्स को फुलफिल ना करे तो उसे क्या करना पड़ता है, उसका जो उसने ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं किया, वो पैसा फिर उसे RIDF के अंदर डालना पड़ता है इस पेनल्टी। क्लियर, याद है ये वाला पार्ट, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अगर नहीं कर पाता उतना, तो फिर उसे RIDF के अंदर वो पैसा डालना पड़ता है। और ये किसने बनाया ये फंड, तो नाबार्ड ने बनाया। इसके अलावा वाटर शेड डेवलपमेंट फंड एंड ट्राइबल डेवलपमेंट फंड भी अगेन इसने बनाए हैं। इसके अलावा रीफाइनेंसिंग एक्टिविटी का काम कर रहा है, अब नंबर याद रखना ज़रूरी नहीं है। एंड देन सुपरवाइजरी फंक्शन रहता है, नाबार्ड किसको सुपरवाइज करता है, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स को सुपरवाइज करता है। ठीक है, तो इतने पार्ट में कोई क्वेश्चन है या कोई एडिशन है तो बताइए। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देखो। नेक्स्ट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR।
तो अभी ICAR और कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, उन्होंने बेसिकली एक जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म होस्ट किया which was named as International Research Conference from Research to Impact Towards Just and Resilient Agri-Food System. Okay. ICAR और कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, इन्होंने एक जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म होस्ट किया था, नाम था इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन फ्रॉम रिसर्च टू इम्पैक्ट टुवर्ड्स जस्ट एंड रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम। ठीक है, अब थोड़ा ICAR के बारे में बात कर लेते हैं। एक तो ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, राइट। इसका जो इनिशियली ये इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया से पहले ही फॉर्म हो गया था, पहले इसका नाम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और एस्टैब्लिश हो गया था ये 1929 में अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860s, ठीक है, एज पर द रिपोर्ट ऑफ रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। उस रिपोर्ट के हिसाब से हम लोगों ने इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बना दिया, बट इंडिपेंडेंस के बाद इसका नाम चेंज हो गया और फिर ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बन गया। और ये अपने अंडर जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इनोवेशन के काम होते हैं उनको एक तो प्रमोट करता है, ठीक है, नए नए सीड की वैरायटीज़ हो गया या नया कोई प्लांट वैरायटी हो गया उसको डेवलप करना, या फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को सेटअप करना, तो ये सारे काम जो है ICAR करता है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, बहुत सारी क्रॉप वेराइटीज़ इसने प्रोड्यूस करी हैं जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जैसे इसने एक राइस वेराइटी बनाई थी जया नाम से, फर्स्ट राइस वेराइटी रिलीज इन इंडिया। फिर स्वर्णा, पूसा बासमती 1121, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बासमती राइस। ये सारे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैं अंडर द बेल्ट ऑफ ICAR। इसके अलावा वीट की वेराइटीज़ बनाई थी, क्या नाम अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं भी रही तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा फूड वेराइटीज़ बहुत सारी बनाई है, जैसे पॉमीग्रेनेट की वेराइटीज़ बनाई है, भगवा, ठीक है। इसके अलावा सीड प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो ICAR ने डिपॉजिट किए थे सीड्स इन द सेवलबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट, ठीक है। तो कोई बता सकते हैं ये सेवलबार्ड कहाँ पे है? नॉर्वे। नॉर्वे में है। और क्यों बनाया गया इसे? बिकॉज वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तो सीड वगैरह को मतलब उसकी जेनेटिक प्योरिटी वगैरह मेंटेन कर सकें। करेक्ट, राइट। तो जेनेटिक जो डाइवर्सिटी है क्रॉप्स वगैरह की, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट, तो हम लोगों ने कुछ मटेरियल जो है वो, या सीड्स वगैरह जो है, या कुछ जेनेटिक मटेरियल वहाँ पे भेजे हुए हैं ताकि वो प्रोटेक्टेड रह सकें। ऐसा हो सकता है कि लेट्स से वर्ल्ड के ऊपर कोई एपिडेमिक आ जाए, सारे प्लांट वैरायटी ख़त्म हो जाए, या फिर हम कोई ऐसी हाइब्रिड प्लांट वैरायटी बना लें जो कि बाकी सारी प्लांट वैरायटीज़ को ख़त्म कर दे, ठीक है। आपने सुना ही होगा, मैंने शायद एक स्टोरी सुनाई है कई बार, बार बार सुना के बोर नहीं करूँगा, आयरिश पोटैटो फेमाइन, ठीक है। तो उससे आपको याद आ जाएगा कि क्यों ज़रूरी है जेनेटिक डाइवर्सिटी मेंटेन करना। इसके अलावा जीनोमिक्स में भी हेल्प करता है। ये इस्टेब्लिश कर रखा है नेशनल जीन बैंक इन न्यू दिल्ली, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट जीन बैंक है इन द वर्ल्ड। इसमें अलग अलग जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है, जैसे राइस, व्हीट, टोमेटो, पोटैटो वगैरह, इन सब की जो जीन डाइवर्सिटी है उसे प्रोटेक्ट करके रखा गया। इसके अलावा प्रमोट करता है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स जैसे रति ML 365, राइट, और भी बहुत सारी वेराइटीज़ इन्होंने बना रखी है। इसके अलावा बायो फोर्टिफाइड टेक्नोलॉजीज भी हैं, जैसे एक बायो फोर्टिफाइड क्रॉप है, नाम है सोलापुर लाल। सोलापुर लाल क्या है? फर्स्ट बायो फोर्टिफाइड पोमीग्रेनेट, तो एक अनार की वेराइटी है। सोलापुर कहाँ है, देखो आइडिया? महाराष्ट्र। करेक्ट, महाराष्ट्र में है, राइट। इंडिपेंडेंस के दौरान भी हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल में सोलापुर का जिक्र मिलता है हमें, इसको पता होना चाहिए। और अभी एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल टाउन है महाराष्ट्र के अंदर। इसके अलावा पूसा डिकम्पोजर इन्होंने बनाया था, तो याद है पूसा डिकम्पोजर किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, या किस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के तौर पे बनाया गया था पूसा डिकम्पोजर? करेक्ट, स्टबल बर्निंग को ओवरकम करने के लिए पूसा डिकम्पोजर तैयार किया गया था, राइट। इसके अलावा इंडिया डेवलप फर्स्ट क्लोन बफेलो इन वर्ल्ड एंड प्रथम द वर्ल्ड्स फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइज्ड बायोकाफ, ठीक है।
तो पता है कौन सा था पहला फर्स्ट क्लोन बफेलो इन इंडिया? गरिमा, शायद नाम याद आ रहा होगा। नहीं, गरिमा तो सेकंड क्लोन बफेलो काफ था। पहला वाला शायद समरूपा था। समरूपा, हाँ। हाँ, तो एनडीआरआई ने किया था। तो पता होना चाहिए, एनडीआरआई जो है हमारे करनाल के अंदर है। ये आईसीएआर के अंदर ही है। ठीक है, राइट। सो याद रखना, ये एनडीआरआई वगैरह और ये हम लोग बायोटेक के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के अंदर था। उन्होंने पहला जो बफेलो था समरूपा, वो क्लोन किया था। ठीक है, तो बायोटेक में भी पढ़ेंगे ये वाला पार्ट अगर आएगा तो। राइट, दैट बीइंग सेड, ये वाला पार्ट इतना ही था। बाकी ये कंसल्टेटिव ग्रुप ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इतने पार्ट में कोई डाउट है, कोई एडिशन किसी को करना है तो बताइए। इंडियन सीड वॉल्ट कहाँ बनाया गया है? लद्दाख में है क्या? हाँ, शांगला लद्दाख। और बनाया किसने है? इसी के अंडर ही है आई थिंक, नेशनल जीन बैंक या आईसीआर के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है शायद, नेशनल हाँ, जीन दो प्लांट। है। हाँ, डिफेंस इंडिया हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च और नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, इन दोनों ने जो बनाया जेनेटिक रिसोर्स। इसका ऑफिस दिल्ली में है। तो ये याद रखें ना, इंडिया का सीड वॉल्ट। कूल है। राइट, सो विद दैट हमारा एग्रीकल्चर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। और आज का सेशन भी यहीं ओवर करते हैं। कल जो है माइनिंग और इंडस्ट्री वाले पार्ट से शुरू करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग। काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन था सभी की तरफ से, तो फॉर दैट भी ओवर करते हैं। बाय बाय, टाटा। गुड नाइट।